नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे कुछ ताज़ा राजनीतिक बातों की। हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी, आपका स्वागत है। और आरंभ करने से पूर्व सभी को याद दिला देते हैं दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की, जिसके के लिए इस समय क्राउड फंडिंग चल रही है। आप लोग QR स्कैन करके अपना योगदान करें और रजिस्ट्रेशन भी शीघ्र करा लें। अभी अभी कौंसल ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि 500 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और सीट्स वाह। आप जानते हैं लिमिटेड है। पिछली बार कितनी मारामारी हुई थी, तो आप लोगों को हम आगाह कर देते हैं। तो भाई, आपके प्रिय चिराग पासवान आजकल जो है वो नीतिगत निर्णयों पर बोल रहे हैं। कंगना रनावत को तो नीतिगत निर्णय पर बोलना मना हो गया है, लेकिन चिराग भाई बोले जा रहे हैं। अब उन्होंने लेटरल एंट्री बोली, लेटरल एंट्री जो है वो रिवर्स हो गई। और उन्होंने जातीय जनगणना पर भी बयान दे दिया। तो इसका मैंने मतलब ये निकाला है कि भाई ये लगता है कहीं जातीय जनगणना भी करा देंगे, भले कितना बोलते रहे हो। डरे हुए हैं इस समय मोदी जी, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन देखिए, आज तो अब भाई, कल तो चिराग पासवान जो है, कल तो चिराग पासवान बोल गए प्रेसिडेंट रूल पे। ये क्या है? थोड़ा समझाइए ना। सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए संजय सर, चिराग जी को लेकर के कई प्रश्न जितने मुझसे पूछे गए हैं संभवतः पिछले 10-15 दिनों के अंदर उतने संभवतः किसी से नहीं पूछे गए होंगे। और मैं 15 दिन तक साइलेंट रहा हूं, लेकिन आज मैं बोलता हूं जयपुर डायलॉग्स यहीं पर खोलते हैं। सर, अगर जातीय जनगणना की बात हो रही है तो क्या जदयू ने, इनके अलायंस पार्टनर ने अलग स्टैंड लिया है कांग्रेस से इधर? वो तो स्वयं जातीय जनगणना में थी। हमको ये नहीं लेकिन भूलना चाहिए। लल्लन सिंह तो खुलेआम मखौल उड़ा रहे थे कांग्रेस का। उन्होंने कहा कि जब हम करवाए थे यहां पर तो आप लोग तो साथ नहीं थे। हम तो बहुत दिन से डिमांड डिमांड कर रहे थे हम लोग, और जाति हम लोग एनडीए के साथ हैं, उन्होंने ये कहा। चिराग पासवान ने कभी नहीं कहा कि वो एनडीए के साथ नहीं है। देखिए, आप अलायंस पार्टनर जरूर हैं, लेकिन आपको अपने बेस वोटर का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। ठीक है, मोदी जी के साथ अलायंस में है बीजेपी, तो क्या सारे जो पासवान वोटर, जो चिराग पासवान के वोटर हैं, वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट किए थे मोदी जी को? ऐसा नहीं होता। उनको अपने बेस वोटर का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से इस प्रकार की चीजों में इसी प्रकार की जजमेंट आएगी। दूसरी बात, जब लेटरल एंट्री के बारे में बात हो रही थी तो चिराग पासवान से अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो क्या बयान देते? राहुल गांधी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, इससे बेहतर है कि आप तो यू टर्न लेने की पोजीशन पे जब आ ही गए थे तो वो क्रेडिट चिराग पासवान के खाते में चला गया, एनडीए ने के पाले में चला गया, और राहुल गांधी से छीनने का प्रयास किया। तो कम से कम एक मैच्योरिटी तो है कि भाई वो क्रेडिट राहुल गांधी की तरफ नहीं जानी चाहिए। अब रिसेंटली जो बयान है इस पर बात करते हैं कि भाई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। अब बताइए कि एक एनडीए का सदस्य है, उससे ये प्रश्न पूछा गया बंगाल को लेकर के। बंगाल में जिस प्रकार की ऑटोक्रेसी का एक माहौल है, जिस प्रकार के संविधान के जो चारों स्तंभ है उसमें से एक न्यायपालिका को हटा दे तो वो सेंटर पिलर की तरह कुछ खड़ा है और बचाने का प्रयास कर रहा है बंगाल को, लेकिन वो अकेले बचा ही नहीं पाएगा। बाकी विधानमंडल, कार्यपालिका और पत्रकारिता के बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो तो बात करने लायक है ही नहीं, वो तो ध्वस्त हो चुकी है। तो चिराग पासवान ने अगर ये बात कही है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तो क्या गलत है इसमें? ये बिल्कुल, ये तो बेहतर है कि कम से कम बीजेपी के नेताओं से ज्यादा क्लियर माइंडसेट के साथ क्लियर लाइन ले रहा है। ये बातें तो कब की हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जब महामहिम राष्ट्रपति महोदया स्वयं इस बात को बोल रही है कि एनफ इज एनफ, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन ले लिया। और देखिए, इस देश का दुर्भाग्य कि टीएमसी के नेता इतने बदमाश हो गए हैं कि वो महामहिम राष्ट्रपति जी को जिस प्रकार से संबोधित करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
वो भारत के इतिहास में इस प्रकार से होता नहीं है। विपक्ष को भी विवश होकर के ही सम्मानित ढंग से बात करना है राष्ट्रपति महोदया के लिए, लेकिन वो भी नहीं रखा। तो जो बात कही है चिराग पासवान ने, ठीक बात कही कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, किंतु हनुमान है तो किसके बोली, कौन है जो इशारा कर रहा है? प्रश्न तो आपका ये होना चाहिए सर, और दर्शक भी इस बात को समझे। तो कौन है जो इशारा कर रहा है भैया? अरे सर, राष्ट्रपति महोदया ने बोल दिया, बंगाल के राज्यपाल राष्ट्रपति महोदया से मिली और चिराग पासवान जी का बयान आ गया, तो कुछ तो पक रहा है ना, कुछ आज तो तो हो। राज्यपाल, कल तो राज्यपाल जो है वो उनसे भी मिल लिए, हमारे गृह मंत्री जी से। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ तो हो रहा है, कुछ तो लग रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा या क्या होगा, किंतु हो सकता है कि इस प्रकार के एक्शन से टीएमसी के अंदर वो बिठाने का प्रयास किया जा रहा हो, डर बिठाने का प्रयास किया जा रहा हो कि देखो अब हमें हमारा ऐसा मत करो कि हम कंपल्शन जो है ना हमारा ये हो जाए कि हम मजबूर हो जाएं। आप तो श्री राम सेना चलाते हो जी, और गुंडों से आपका बड़ा वास्ता पड़ता है। वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। गुंडा कभी डरता है क्या? एक ही चीज से डरता है वो, और वो जब तक हो नहीं जाए तब तक तो ना डरता है। आप कहते कुछ भी रहो, जब तक पड़ेगी नहीं तब तक कौनो डर नहीं आएगा। बताइए। डर के मारे तो भूत भागता है। मैं कहता हूं एक बात जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से भाजपा आईटी सेल वाले सुने और इसको कान में बहुत अच्छे से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। फरीद हकीम नाम का एक आदमी है टीएमसी का, सबसे बड़ा एसेट वही है, फरहाद हकीम। हाँ फरहाद हकीम, उसको उठवाओ। एनआईए से लेकर के सेंट्रल एजेंसियों के पास कई तरीके हैं, मतलब व्यवस्था करो 10-15 साल वाली, ऐसी व्यवस्था करो, उसके बाद सब कुछ सीधा हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा मानता हूं सर कि राजनीति में राष्ट्रपति शासन सबसे अंतिम विकल्प होता है, और केंद्र सरकार के पास बहुत एसेट है, बहुत पावरफुल चीज होती है। अभिषेक बनर्जी को उठवा लीजिए, कोयला स्कैम को खोलने से कौन मना कर रहा है? आपके पास जितनी पावर है, गुजरात में राष्ट्रपति शासन थोड़े ना कांग्रेस लगाने गई थी, लेकिन नाको चने चबा दिया था, परेशान कर दिया था। अमित शाह जी को बुलवाते थे, मोदी जी को 18-18 घंटे इंटरोगेट कराते थे, करवाइए ना, कौन मना कर रहा है? आपके पास अभी भी मत भूलिए कि एनडीए के पास 300 का टेक्निकली नंबर है। सब झूठ बात है, बहुत अच्छी मेजोरिटी में, और कांग्रेस कतई सत्ता में नहीं आने वाली, और कांग्रेस खुद ही फंसी है टीएमसी को लेकर के। जब राहुल गांधी ने अब तो राज्यसभा में भी बहुमत आ गया, और राज्यसभा से जो है वो 2 सांसद वाईएसआर कांग्रेस के रिजाइन कर चुके हैं, 7 और रिजाइन करने वाले हैं। ये सारे के सारे एनडीए में आ रहे हैं, इनमें से कुछ बीजेपी में भी आने वाले हैं। ये तो स्पष्ट हो गया पहले ही। आप जो है वो 119 पे पहुंचने के बाद में आपकी मेजोरिटी हो गई है। 4 अभी नॉमिनेटेड सीट्स जो है वो फिल करनी बाकी हैं, उनको कर देंगे, 123 हो जाएंगे, तो आपके पूरा 245 का कोटा पूरा होने के बाद भी आपकी मेजोरिटी बनी रहेगी। बड़ी कश्मीर के जो 4 हैं उसमें से 1 सीट तो आप कम से कम जीतेंगे ही। भाई 124 आपके पक्के हैं, काहे को थोड़ा और ये जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो मतलब ये जो आपने खेला कर दिया है वाईएसआरसीपी के साथ, तो उसके बाद तो आप तो 130 तक पहुंच जाएंगे। बम्पर मेजोरिटी बोलते हैं इसको राज्यसभा में। तो राज्यसभा में बम्पर में प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, शीतकालीन सत्रों का इंतजार करना है हमें। देखिए सर, एक बात है, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि जेपीसी में भेज करके गलत कर दिया है, जेपीसी में भेज करके वक्फ बोर्ड को लेकर के गलत किया। देखिए, विमर्श बनाने का भी समय चाहिए। उस समय तो राज्यसभा का मामला पक्का नहीं था ना, अगर उस समय ले जाते तो फेल हो जाता। मतलब ही नहीं बनता ना। अभी देखिए विमर्श कैसे बदलता है। बिहार में क्या हुआ है, फतुहा एक जगह है, आप जानते होंगे, दर्शकों को के लिए बता दूं, फतुहा में एक गांव है, उस पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा कि सारी जमीन हमारी है। 100 वर्ष से वहां पर लोग रह रहे हैं, उनकी जमीनें, उनका खतियान, सब कुछ मेंटेन है वहां पर। अचानक से वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है।
अच्छा, भूमि हमारी ये कह देने से नहीं ना होगा, वो उस भूमि पर बैठा ही हुआ है भूमिहार। हाँ। उसकी उसकी वक्फ बोर्ड की भूमि बाद में आती है, पहले भूमि बिहार में भूमिहार की आती है, इन लोगों को पता नहीं है। अब उससे जो माहौल बनना चालू हुआ है बिहार में कि देखो तुम्हारी भी जमीन हड़प लेगा, मोदी ठीक काम कर रहा है, ये तो किसी की जमीन हड़प लेते हैं, ये तो नोटिस भेज के हड़प लेंगे। मुझे तो षड्यंत्र दिखाई पड़ता है इसमें। नहीं, अब आप ये कहना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के किसी मेंबर ने मोदी जी के कहने पे नोटिस भेज दिया? हद है। अरे भाई, इतना वक्फ बोर्ड होता तो सरकार के अंडर में ही है। वो ठीक है सर, लेकिन इतना पसमंदा करण नहीं हुआ है। तो आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल समझ गया हम्म। सर। किंतु अच्छी बात है कि विमर्श, और जेपीसी में जगदम्बिका पाल ही अध्यक्ष है ना, और कौन है? बीजेपी के ही है ना, नंबर गेम भी बीजेपी के पास है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सारा काम कराएंगे। आप ये देखिए कि बीजेपी ने कितनी स्ट्रेटेजी बदली है इन दिनों। लोग कहते हैं कि कंगना पे आपने बोला ठीक, क्या बीजेपी की सेंट्रल कमेटी ने जब बुलडोजर चलवाया मोहन यादव जी ने तो कुछ कहा? कानून सम्मत था, संविधान सम्मत था। योगी जी एक ने मिनट। बयान, लाइट चली गई, सॉरी। अभी कहूँ एसी क्यों नहीं चल रहा है। एडिटर एडिट कर लेना, पैच शुरू करते फिर से। हम्म। तो मोहन यादव जी पर कुछ नहीं बोला। अब मोहन यादव जी ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कंगना के स्टेटमेंट को साइडलाइन करते हैं। जो योगी जी ने स्टेटमेंट दिया उस पर तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट आप देखिए उस स्टेटमेंट को किसने किसने डिफेंड नहीं किया। शहजाद ने कर लिया, प्रदीप भंडारी ने किया, अंग्रेजी चैनल पर गुरु प्रकाश पासवान ने कहा। अच्छा, संदर्भ उनका कितना क्लियर था। योगी जी का स्टाइल बड़ा अरे अच्छा है, सुधांशु जी ने भी किया। बिल्कुल किया। मैं, क्या होता है, देखिए योगी जी की एक शैली है, वो मैं इन दिनों रीड कर रहा हूं। वो संविधान से बाहर की लाइन चुनते नहीं है, और बोलने के समय भी बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, संविधान के विरुद्ध मेरा ये नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कह दिया कि एक रहेंगे राष्ट्र के रूप में तो नेक रहेंगे, और हिंदुत्व वाली लाइन जो है, जो संघ की विचारधारा है, जो बजरंग दल वीएचपी लाइन लगाती है कि बटोगे तो कटो। फिर अगली लाइन क्या है, देख रहे हो ना आपको बांग्लादेश में क्या हो आपको रहा है। कल का किस्सा सुनाता हूँ। आपने योगी जी की बात कही तो जी। योगी जी कल सीसामऊ में थे। कल या परसों? परसों थे, तो परसों। हाँ, तो उनसे बातचीत हुई प्रेस वालों की। तो कहें साहब सीसामऊ तो आप कैसे जीतेंगे, आप इस बार भी नहीं जीते। तो उनका भाई हम पहले भी नहीं जीते थे, क्यों नहीं जीते थे बताइए। साहब यार 40% मुसलमान है। योगी जी ने कहा रामपुर में तो 60% थे, वो कैसे जीत गए हम। आप कॉन्फिडेंस देखिए, देखिए। इतना स्पष्ट। आप सोचिए कि किसी से भी ये मिस नहीं हो सकता। बटेंगे तो कटेंगे का सर्वोत्तम प्रयोग है ये। सर्वोत्तम प्रयोग है। और जिस प्रकार की भाषा बोलने, देखिए पूरी इंटायर सेंट्रल लीडरशिप योगी जी के लोग, इन लोगों ने क्या क्या नहीं भ्रम फैलाया है कि यार सेंट्रल लीडरशिप भी योगी जी के पीछे खड़ी नहीं है। अच्छा, सारे प्राइम टाइम शो में मुख्यमंत्री जी को डिफेंड कर रहे हैं बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के प्रवक्ता, और खड़े नहीं है। लेकिन नड्डा जी क्यों सबका विश्वास वापस ले आए? सर सब देखिए, नड्डा जी के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं नड्डा जी के ऊपर बोलना ही नहीं चाहता सर। आपका टाइम वेस्ट, हमारा जो सामाजिक परिवार है जयपुर डायलॉग्स अभिषेक तिवारी शो का, उसका टाइम वेस्ट। नड्डा जी को काम करने दीजिए। अभी केरल में मीटिंग हो गई है, कह दिया गया है संघ की तरफ से कैसा चाहिए अपने को अगला जो है बीजेपी का अध्यक्ष, वो बनेगा जब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए राम माधव आ गए सर, राम माधव आ गए सर, कहाँ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ केरला में नड्डा जी गए थे, कोई और गया था? नहीं, केरला में नड्डा जी कहाँ गए थे? बीजेपी की तरफ से कौन गया था? आई थिंक अरुण जी गए थे। नहीं नहीं, बीएल संतोष गए होंगे। बीएल संतोष गए थे, अरुण जी भी गए थे। अरुण जी बीजेपी में थोड़ी है भाई। संघ के तरफ से एक तो होसबोले साहब थे,
तो संघ के और सिर्फ सारे सरकारवाह और सह सरकारवाह तो रहे ही होंगे ना, वहाँ हाँ, तो उसमें तो कुछ कहने की हाँ, बात ही नहीं। दूसरा अरुण जी बीएल तो सह सरकारवाह है, तो वो तो रहे ही होंगे। अब हाँ, आनुषंगिक संगठन जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी एक आनुषंगिक संगठन है, उनको किसने रिप्रेजेंट किया? मेरे विचार से बी एल संतोष ने किया। बीएल संतोष साहब थे, बीएल संतोष साहब थे। तो मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि भई कैसे चलना है, क्यों चलना है। और महाराष्ट्र को लेकर के भी संघ ने देखिए क्या है कि लोकसभा चुनाव में तो संघ ने ये बात नहीं कही थी ना कि हम सपोर्ट करेंगे। इस बार तो कह दिया कि नहीं, महाराष्ट्र चुनाव में हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, हमारा रहेगा। तो हमको भी समय देना चाहिए। और योगी सरकार हो, उसके एक्शंस देखें, या हेमंता सरकार को, आप देखिए कि लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप बिल्कुल। कभी-कभी क्या होता है कि सेंट्रल लीडरशिप कहती है कोई बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री है वो काम कर लेंगे हिंदुत्व का। जिस प्रकार से हेमंत बिस्व शर्मा एक-एक करके कानून लेके आ रहे हैं, वो आदमी तो 15 साल में असम का डेमोग्राफी बदल देगा। अब तो हो गया ना, अब तो आप 4 विवाह भी ना कर पाएंगे। यहाँ आप पहले तो होता था कि 16 साल में कर ले रहे हैं, निकाह कर ले रहे हैं, 13 साल में, अब तो वो भी गया। अच्छा, अब तो काजी वाला एंगल भी हटा दिया हेमंत बिस्व शर्मा ने, बोला कि नहीं नहीं वो चलेगा नहीं, वो चलता नहीं है। क्या करना अरे है, साहब, इसको बंद। देखो आप हो क्या रहा है। मैं कल बात कर रहा था अनुपम मिश्रा जी से, और ये हमने डिस्कस किया था, वो मैं आपको बताता हूँ कि साहब ये गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला, ऐसा अनुपम जी ने कहा कि साहब ये गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला चल रहा है कि वो मोदी जी तो बुद्ध और गांधी पे हैं, और नड्डा जी, हालांकि नड्डा जी के बारे में मैंने वो बात नहीं मानता कि नड्डा जी स्वयंभू, उनका जो अपना सबका विश्वास वाला मामला है, वो मोदी जी की भी हिम्मत नहीं हुई 2024 के बाद बोलने की। नड्डा जी बोल रहे हैं, नड्डा जी अलग, नड्डा जी अलग। नड्डा जी अलग। अब उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे बाबा रामगिरी के साथ खड़े हो जाते, हाँ, ठीक है, और मोहन भागवत जो है वो कृष्ण वंश और कंस वंश में भेद जो है वो पूरी तरह से प्रकट कर देते। हाँ, ठीक है साहब, योगी जी जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को आप देख ही लिया, और तो और आप जो है वो चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं। बताता हूँ दर्शकों को, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, दर्शक भी सुने इसको। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भाई हिंदू पुजारियों को हर महीने 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, इसके अलावा हर मंदिर को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बताइए, जिस पूरे आंध्र प्रदेश में अचानक से जगन मोहन रेड्डी के समय क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हो गया था, वो सब परेशान है। लेकिन इससे बड़ा खेल तो सर छत्तीसगढ़ में हुआ है। 2 दिन पहले विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ में बस्तर में हुई एक मीटिंग है, जहां पर वहां के हिंदू संगठनों के साथ मीटिंग की और कहा कि गांव में जैसे ही मिशनरी कन्वर्जन को लेकर के कोई कैंप लगाए, इमीडिएटली रिपोर्ट करो हमको, और रिपोर्ट करने के बाद वहां से लोगों से पूछा जाएगा कि प्रलोभन और इसका देकर के आपको कन्वर्ट तो नहीं कराया जा रहा है, उसके बाद कार्यवाही करेंगे। 1 महीने के अंदर आप देखेंगे, जैसे इन लोगों ने मणिपुर में कुछ किया था, अब ये छत्तीसगढ़ में प्रयास करेंगे। क्योंकि अब विष्णुदेव साय जी जो है ना, विष्णुदेव साय, ये पानी नाक के ऊपर जा रहा है मिशनरियों के। पिछले एक ऑलमोस्ट अब 1 वर्ष होने वाला है, ये उनके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद छत्तीसगढ़ में कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब वो नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अब अगर उनके सोचिए सर, छत्तीसगढ़ के ब्लड शेल में हिंदुत्व, सनातन और उसके प्रति जो आस्था है, वो लगातार, एक तो पहले से ही वहां पे आस्था है और उसको लगातार इंजेक्ट किया जा रहा है जिस प्रकार से, तो कन्वर्जन कैसे होगा? कन्वर्जन नहीं होगा तो फिर रिपोर्ट जो जाएगी, सोनिया गांधी वाला जो रिपोर्ट कार्ड होता है, उसमें तो फेल हो जाएगा। फिर रहने का मतलब नहीं बनता आपको, आप बाहर जाइए फिर वापस। ये जो खेल हो रहा है ना, बड़ा डेंजरस हो रहा है, गुड कॉप बैड कॉप से अलग। आप देखिए, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, हरियाणा के सैनी ने भी कल बयान दिया, ठीक है, अब चूंकि हरियाणा को लोग कहते हैं और मैं भी मानता हूं अप टू द मार्क नहीं रहा है,
लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप कांग्रेस को चुन लोगे, वो आपके ऊपर है वोट किसको करेंगे, लेकिन तुलनात्मक रूप से अध्ययन कीजिए। कर्नाटका में 1 वर्ष होने को है, सिद्धरामैया ने अपना चिर पर चिंतन दान में बोला भाई कांग्रेस घोटाला नहीं करेगी तो लोग हंसेंगे हम पे कि सालों 5 साल तक तुम सत्ता में रहे और तुमने कोई घोटाला नहीं किया, ये तो कांग्रेस के जेनेटिक गुण के विरुद्ध है। तो पहले ही साल में फंस गए हैं। आप देखिएगा यही चीज अभी सुक्खू कह रहे हैं देखो हमारे पास पैसा नहीं है, कांग्रेस की वहां भी सरकार है, तो हम खुद ही पैसा नहीं लेंगे, अपनी सैलरी छोड़ रहे हैं, हमारे कैबिनेट के लोग भी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि हम फ्री बीज देने चले थे। आप बचा देखिए लेंगे, कि 1 करोड़ रुपए महीने बचा लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे आपकी आर्थिक ये के अभी रिसेंटली देखिए, एक और मैं अपने आप में थोड़ा अशोक गहलोत जी की आत्मा ले आता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इससे ठीक है क्या होता है। आइए समझिए कि ये जो है ना, ये मैसेज से जाएगा, मैसेज, इस मैसेज से आज नहीं चाहिए। यही मैसेज आप भेज रहेंगे तो आप बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैसेज देते जाइए, समझ गए? जी, ठीक अब मैं वापस आता हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल आपने सही बोला सर, मैसेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मैसेज आजकल सोशल मीडिया पे तो कन्वे भी नहीं हो रहा है ना। वो तो क्या है कि पूरी इंटायर आपकी राहुल गांधी आईटी सेल हो गई है, वो कांग्रेस आईटी सेल तो रही ही नहीं, वो तो आपको दिखाते भी नहीं है। स्थिति ये है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा लास्ट टाइम मोदी जी केरल सरकार की मदद कर दीजिए, बहुत भिखारी वाली स्थिति हो गई, थोड़ा सा और पैसा दे दीजिए। और यही स्थिति कर्नाटका की आने वाली है, हिमाचल की। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। ऐसी सरकारें जब बनेगी तो लोगों को असली बात का पता चलेगा कि देखो यार, ठीक है हिंदुत्व के या कुछ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे अप टू द मार्क आपको लगता है कि नहीं काम हुआ, किंतु ओवरऑल अगर आप जब पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा बीजेपी स्टिल फार 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 बेटर देन कांग्रेस पार्टी। ना इकोनॉमिकली उनके पास कोई विजन है, हाँ देश को बांटने का लेकर के उनके पास अलग अलग विजन है, उस पर बात हो सकती है। रिसेंटली अर्नब गोस्वामी के शो का हम उदाहरण ले लेते हैं। बड़ा अच्छा 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने शो किया था सर, और अर्नब गोस्वामी ने उस शो में धो के रख दिया है उस माइंडसेट को जो बांग्लादेश से मिलकर के या जो यूएस का डीप स्टेट करवाना चाहता है। जिस प्रकार से बांग्लादेश में किया उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसको लगातार प्रैक्टिस किया जा रहा है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उनकी, वो जैसे ही इंडिया में वैसा कुछ करने का शुरू है, जयपुर डायलॉग एक्सपोज कर दे रहा है, अभिषेक तिवारी कर रहा है, अजीत भारती कर रहा है, नंबर ऑफ जो राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं वो लोग लगातार एक्सपोज कर दे रहे हैं। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं सर जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी को भी ये करना पड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो किया था और यूएस और डीप स्टेट को धोया। तो उसने एक बात कही कि वो उनकी ये प्रॉब्लम नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू के साथ क्या हो रहा है, उनकी जो एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन वो नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो कुछ भी इंडिया में करने का प्रयास करते हैं वो राष्ट्रवादी विमर्श उसको फेल कर देता है। अब वो किसान आंदोलन लेके आ रहे, जयपुर डायलॉग्स ने 10 शो किए, उनका नैरेटिव ध्वस्त हो गया, चलो ठीक है। अभिषेक तिवारी ने जैसे ही बिहार में कुछ हो रहा है, कास्ट से लेकर के किसी सेंसस पे वो करने का प्रयास कर रहे हैं, हम धो दे रहे हैं। एक तो भारत देश भी बहुत बड़ा है और अलग अलग मुद्दे हैं, तो चाहे आप शाहीन बाग क्रिएट करो, किसान आंदोलन फर्जी कराने का प्रयास करो, कुछ भी करो, या रवीश, इस हद तक राष्ट्रवादी विमर्श हावी है, कोई माने ना माने, एक सेकंड के लिए बीजेपी आईटी सेल को आप कंप्लीटली साइड ऑफ कर दे सर, कंप्लीटली। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो अब उस तो विमर्श, बीजेपी आईटी सेल भी मीम्स और ग्राफिक्स देने लगा है भाई। नहीं एक सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं उनको साइड लाइन कर देते हैं, उनके विमर्श की हम बाद में बात करेंगे। जितने राष्ट्रवादी हैं आप उनको देखिए, इन लोगों ने एक काम तो किया है सर, हमारे बीच जो राष्ट्रवादियों के बीच में रवीश कुमार से लेकर के ध्रुव राठी, भले लेट हुआ, थोड़ा देरी हुई, लेकिन ये लोग अप्रासंगिक बन गए हैं। इनका जो ऑडियंस है वो मुसलमानों का है, मिडिल ईस्ट से भी आ जाता है, पाकिस्तान का भी व्यूवरशिप है, ठीक है व्यूवरशिप ऑर्गेनिक है नहीं है वो सेकेंडरी है, पर आप मूल देखेंगे तो इनके पास कमेंट कितने होते हैं, 500-600 कमेंट होते हैं इनके कमेंट बॉक्स में। ये अप्रासंगिक, हाँ बस ये लोग अप्रासंगिक हो गए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक।
ये तो फिर कोई व्यूज कहां से नैरेटिव आते चलाने हैं? का। सर व्यूज के लिए पैसे लगते हैं सर, मेरे पास होते तो सर मैं भी मेरा भी हर वीडियो चला जाता सर। वो स्कीम है, वो निंजा टेक्टिक, वो पैसा लगता है सर। अभी देखिए ना, योगी जी ने स्कीम चालू किया, सीधे सीधे ध्रुव राठी करे, अरे ये तो ब्राइब है। भाई आम आदमी पार्टी ने जितना एडवर्टाइजमेंट दिया है अलग अलग न्यूज़पेपर को, मीडिया हाउस को, योगी जी कह रहे कि हम अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देंगे। भाई राष्ट्रवादी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हम हायर कर ले रहे हैं, मीडिया का नया स्वरूप है, क्या दिक्कत है आपको? टेक्निकली तो सही डिसीजन है। तो आप कह रहे हैं कि ब्राइब है, मतलब आम आदमी पार्टी यही पंजाब में रूल लेके आए तो ठीक है, दिल्ली में करोड़ों करोड़ रुपए का सभी न्यूज चैनल, सैटेलाइट चैनल सबको दिए जा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, तो गलत है। तो बीजेपी इस वक्त बहुत सारी चीजों से घिरी हुई है और उसके बीच उन्हें राष्ट्रवाद भी देखना है, नेशनलिज्म भी देखना है। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि हम कुछ ज्यादा जल्दी अधीर हो रहे हैं। समय देना पड़ेगा सर, 6 महीना समय देना पड़ेगा इस सरकार को कि फंक्शन कैसे कर रही है। कुछ तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मुख्यमंत्रियों के हिसाब से जितने मुख्यमंत्री है बीजेपी के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एनडीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए ना सर, नवंबर में सर बिहार में एस्ट्रोटर्फ बनवा दिया नीतीश कुमार ने। नवंबर में एशियन महिला चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है बिहार में, कितनी बड़ी बात है हम बिहारियों के लिए। हम लोग राजगीर में हॉकी मैच देखने जाएंगे इंटरनेशनल, ये बिहारियों के क्या लिए बात बड़ी है? बात। तो काम अगर देखें, यही नीतीश कुमार जब राजद के साथ होते तो और कास्ट सेंसस बिहार साला अमेरिका बनेगा क्या? ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बनेगा। हम ये कह रहे हैं, बिहार में मैं को हम कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि सर अंतर देखिए, संगत का वो बहुत पुराने संत लोग कह कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जाता है। राजद के साथ जब रहते हैं तो कहते हैं कि कास्ट पे चर्चा करो, डिवाइड करो हिंदुओं को। और एनडीए के साथ क्या हो रहा है, बीजेपी के साथ क्या हो रहा है, नहीं नहीं विकास करते हैं, काम करते हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो है खेल गांव बनाते हैं बिहार में, बन के तैयार हो गया ऑलमोस्ट। और बहुत लोगों ने रिव्यू दिए हैं हॉकी प्रोफेशनल्स ने कि जो बिहार के अंदर जो एस्ट्रोटर्फ अभी बना है वो वास्तव में एक्चुअली में ओडिशा से भी ज्यादा बेटर बना है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ बना है सर। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हम विकास की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखेंगे क्यों, क्योंकि मोदी सरकार जब बजट पास करती है तो कहती है नहीं बिहार को इतना पैसा हम देंगे भाई, हम देंगे। ललन सिंह के तेवर देखिए सर बदले हुए हैं, वो राजद वालों पे जिस प्रकार से बरस रहे हैं। तो ओवरऑल इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं। अगर हम 2022 और 21 में जो सरकार चल रही थी 303 वाली, उससे तो ज्यादा अच्छी चल रही है सर 2024 में। कितना निगेटिविटी था 2021-22 में, किसान आंदोलन फलाना ढिमकाना से घिरे हुए थे। अभी तो बीजेपी हावी हो रही है कि नहीं नहीं तुम कैसे नहीं बात करोगे वक्फ बोर्ड पे, लो तुम्हारा अब काजी नहीं करा पाएगा भाई, आज के बाद तुम्हारा निकाह हो गया। असम में, असम में हुआ है, कल आप देखेंगे यूपी में इंप्लीमेंट होगा, उत्तराखंड में इंप्लीमेंट होगा। ऐसे करके देश में होता है सर सबके। 2000 से मोदी जी का भी अगर 2047 का कोई विजन है तो पूरा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना उनको। जी तो ये तो बात आपकी सही है कि हाँ, ये तो कहीं जगह पे हो रहा है। अ, लेकिन ये फिर भी जो है, ये जो वक्फ बोर्ड वाला जो मामला जो चालू हुआ है, अगर वक्फ अमेंडमेंट हो जाता है तो क्या ये गेम चेंजर होगा? एक बात। इसी से संबंधित प्रश्न, अगर यही काम ये चुनाव के पहले कर दिए होते तो क्या होता? आप दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे देते हैं। चुनाव से पहले अगर वक्फ बोर्ड का एक किसी रैली में यह भी कह दिया होता कि हम वक्फ बोर्ड में संशोधन करेंगे, आई बिलीव कि सर रिजल्ट में कम से कम 30-40 सीट्स का अंतर आता सर। बीजेपी मेजोरिटी पे होती अकेले, इतना तो होता। कम से कम जो राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वो सारी चीजें वो इंपैक्ट नहीं होता और यूपी में भी बदलता भाव। अब आते हैं दूसरी बात कि क्या ये गेम चेंजर। देखिए सर 3 चीज मोदी सरकार करेगी 2029 तक, ऐसा नहीं कि जनवरी फरवरी 1-2 वर्ष में करेगी। पहले ये लाएगी वक्फ बोर्ड,
इसमें अमेंडमेंट करेगी 100%। इसके बाद ये समवेयर 2027-28 तक शिगुफा छोड़ेगी एनपीआर का, और गेम चेंजर वक्फ बोर्ड होगा। वक्फ बोर्ड गेम चेंजर होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड से ये 147 का विजन मोदी जी का, तो 147 का विजन उनका भी है। दोनों का 2047 का विजन चलना है, जीतना इसमें से किसी एक को ही है। किंतु अभी मैं ये मान के चलता हूं जो सत्ता में है उनका अपर हैंड है। 2028 तक ये एनपीआर लेके आएंगे सर, और तब जाकर के ये पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लेके आएंगे। एनआरसी, सीए सब इसके बाद जाएगा, वो बहुत पीछे जा चुका है। सीए तो आ गया है टेक्निकली, लेकिन एनआरसी की जो बात है वो पीछे जाएगा, क्योंकि एनपीआर ही आ जाएगा तो एनआरसी गौण हो जाता है, ये मुद्दा ही नहीं बचेगा, पता चल जाएगा। और ये तब जाकर 2029 के समवेयर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट पे बात करेंगे, और वो विमर्श शुरू हो जाएगा। ये 3 मेजर काम बीजेपी सरकार इसी शासनकाल में करने का प्रयास करेगी। बाकी चीजों पे जो है वो प्रोसेस रहेगा। बीजेपी की बी जो सी टीम है वो मंदिर वाला प्रोसेस चालू रखेगी, वो केसेस चलेंगे, ये सारा काम होगा। और बाकी इनका मॉडल जो है विकास पे रहेगा, उस पे फोकस्ड रहेंगे। और यूसीसी से कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? देखिए, यूसीसी सिर्फ चूंकि अब लेके आ रहे हैं, बात हो रही है, तो यूसीसी क्या है कि जो आपके कैडर के मन के अंदर एक बात थी, तो बीजेपी के पास भी एक होता है ना रेज्यूम, तो कहने को रहेगी। देखिए भाई, अटल जी, आडवाणी जी का एक विजन था कि हम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे और यूसीसी लेके आएंगे। ये 3 वो प्राइम ऑब्जेक्टिव थे जो बीजेपी की बात हो रही थी जब 1980 में फॉर्मेशन हुआ था। ये तीनों पूरा करने वाला कोई मुख्य प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हैं, और आप नरेंद्र मोदी जी को निसंदेह मान के बैठे चलना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी। बहुत सारे लोगों के लिए नरेंद्र मोदी हीरो है, बहुत सारे लोगों के लिए वो कैरेक्टर रोल में आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, योगी जी को इमीडिएटली बिठा देना चाहिए अब, या चेंजेस आने चाहिए। मेरा मानना है कि योगी मोदी जी कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं है सर। योगी जी भी असाधारण साबित होंगे, लेकिन मोदी जी पिलर की तरह काम किए और एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है बीजेपी का। आने वाले 20-30 वर्षों में बीजेपी कैसे काम करेगी, ये पक्की बात है कि मोदी जी से ज्यादा हार्डलाइनर अगला पीएम होगा, इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो ये शुरू से ही बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है। अगर अटल जी सॉफ्ट थे तो किसी जमाने में अटल जी का लाइन देखिए कितना हार्ड था। उसके बाद आडवाणी जी की बात होने लगी कि नहीं अटल जी थोड़े से वीक पड़ रहे हैं, आडवाणी जी को लेके, आडवाणी जी को हटा के मोदी जी को लेके। बीच में इन बिटवीन सुषमा स्वराज या अरुण जेटली या किसी और का नंबर नहीं लगा। उसी प्रकार से नाम बहुत गूंज रहे हैं, नंबर उसका लगेगा जो उस क्रिस्टल क्लियर विचारधारा पे फिट बैठेगा और उसको लेके आगे चलेगा। और ये तो कहना नहीं है कि संघ पल्स को बहुत अच्छे से समझती है जनता के, तो वो अलग बात है। किंतु नरेंद्र मोदी जी आज बहुत से हिंदुओं के नजर में अचानक से जो उनके लिए सुपरस्टार थे वो विलेन नजर आने लगे। किंतु ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अलग अलग कालखंड होता है, समय काल होता है। राजेश खन्ना कभी सुपरस्टार थे, उनका डाउनफॉल होता है, तभी अमिताभ बच्चन आते हैं। किंतु राजेश खन्ना के समर्थकों से पूछिए कि राजेश खन्ना का इरा क्या था। वो मैंने नहीं देखा, मैंने उनकी एक फिल्म देखी है, वैसे तो कई फिल्में देखी है, लेकिन उनकी वन ऑफ द फिल्मों में से एक देखी है कि आनंद। उस फिल्म में जब मैं मैच करता हूं 2 एक्टर्स को, तो आई हैव टू एडमिट कि राजेश खन्ना के सामने कोई नहीं ठहर पाता। दूसरी फिल्म भी उनके साथ आई थी नमक हराम, उसमें भी वो कहीं नहीं ठहरते। तो वो हीरो होते हैं। मोदी जी से बहुत तेजी से सीखा है योगी जी ने। आप योगी जी के भाषण के 7 वर्ष 8 वर्ष पहले के भाषण का और अभी के भाषण का कंपैरिजन करेंगे तो पता चलेगा कि मेजॉरिटी कितनी है। यूपी नीड्स योगी जी फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स मोर। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का रिवाइवल इस देश के लिए हितकर नहीं है, और उनको कोई उनकी छाती पे चढ़ के किसी प्रकार से यूपी को कंट्रोल में कर सकता है। आप देखिए बातें उठने लगी यूपी को लेकर के कि 3 भाग में बांट दो, 4 भाग में बांट दो। आप सर एडमिनिस्ट्रेशन में रहे सर, बताइए सर, एक पश्चिमी यूपी एरिया है, वो इतना बड़ा मेजोरिटी मुस्लिम्स का एरिया दिल्ली के नजदीक में हो जाए,
कैसा लगेगा सुनने में ही? कितना बड़ा थ्रेट होगा? वो तो बहुत ही मूर्खता की बात होगी, लेकिन अब देखिए वो तो पेट प्रोजेक्ट था चौधरी अजीत सिंह का। चौधरी अजीत सिंह को लगता था कि साहब कि जाट मुस्लिम के कॉम्बिनेशन से वो परमानेंट वहाँ के एक बन जाएंगे मुख्यमंत्री। तो उनका वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट अब लगभग ध्वस्त हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई उस तरह की ध्वनि आ रही है। लेकिन ये जो है ना, वो कई बार जो है एक सुपरस्टार के जो नेक्स्ट वाले हैं ना, नंबर 2, वो ज़रूर योगी जी को करने के लिए ये सब करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भई अब आप जो है ना, ये अंदर से भी जो ये छोटी-मोटी जो करते हैं, वो मत करिए। जिस तरह से गुजरात में आप इंटरफेरेंस आपका रोक दिया गया है, उसी तरह से यूपी में भी अब आपका इंटरफेरेंस समाप्त है। योगी जी के हवाले है पूरी तरह से, जैसे सी आर पाटिल के हवाले गुजरात है। ये स्थिति बिल्कुल। अब आ जानी चाहिए। नहीं, वो आ गई है। आप देखिए यूपी, अगर केशव आपको प्रसाद आपको मौर्य आपको ऐसे थोड़े जानकारी विवश हो गए। होनी चाहिए, दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि अमित शाह जी का गुजरात में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ना, वहाँ सब वो कुछ तो सी खत्म आर हो गया। पाटिल चलाते हैं। रिसेंटली जब अध्यक्ष की जो ये हो रही थी, लिस्ट की बात हो रही थी, तो उसमें पाटिल साहब का नाम बहुत ऊपर आया था अचानक से। लेकिन संघ ने बोला कि भैया हमको चाहिए वो आदमी जो एकदम से संघ से भी उतना ही कनेक्टेड हो और धरातल से भी उतना ही कनेक्टेड हो। तो एक को तो आपने कृषि मंत्री बना दिया है। अभी बिहार में आए थे, बिहार के बारे में बहुत सारी योजनाओं के बारे में शिवराज जी बोल रहे थे। खूब तालियां बजी, बिहार वासियों ने तालियां बजी। बाद में कहा कि भाई वो जो बाकी योजना दूसरे स्टेट्स के लिए हमारे में भी आएगी, तो वो आएगी, वो भी जब बिहार चुनाव आएगा तभी ना देंगे भाई। क्या है कि राम मंदिर वाले से कुछ तो सीखें। और मुझे लगता है बड़े सीजन पॉलिटिशियन है शिवराज सिंह चौहान जी, उनको ठीक ठीक पता है कब कहाँ कितना करना है। तो वो मॉडल उनका ठीक है, हिट मॉडल है। और राज्य को जीतने के लिए आपको शिवराज सिंह चौहान वाले मॉडल में, मुझे कभी कभी लगता है सर कि ये केजरीवाल मॉडल जो है वो दूसरों को विवश तो कर ही गया कि देखो हम फ्री दे रहे, तुमको भी देना पड़ेगा। और हिंदू वैसे ही परेशान आदमी है, उसको जैसे ही थोड़ा सा भी सेफ्टी सिक्योरिटी प्राप्त होता है तुरंत भागता है। अरे यार, आलू का दाम बढ़ गया है, इस पिछले हफ्ते 17 रुपए था, इस बार 35 रुपए केजी दिखा रहा है। उसे पता है कि मानसून है, संभवतः इसमें सब्जियों की दाम बढ़ती है, लेकिन फिर भी उसके लिए महंगाई आ गया। बात ठीक बोल रहे हाँ, प्याज के दाम तो बढ़ते ही हैं मानसून में। हो। सबको पता ऑब्वियस है, सी लेकिन बात फिर है भी सर, समय के साथ सब्जियों, मानसून में सब्जियों के दाम हमेशा ऊपर रहते हैं। तो लेकिन हिंदुओं को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उसे भटकाना आसान है। मुझे याद है 2015 में लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ी होर्डिंग लगाई थी पटना के बीचों बीच, और उस पर लिखा था मोदी राज में महंगाई की मार, अब दाल रोटी खाना भी हुआ मुहाल। सर एक बात बताएं, दाल रोटी आज से 40 वर्ष पहले बहुत एलिट वर्ग के लोग खाते थे। दोनों टाइम हमारे बिहार में ग्रामीण परिवेश में एक समय लोग जब तक कोई मेहमान ना आए चावल खाते थे। उच्च क्वालिटी का आटा रखा जाता था पिसवा के, हम लोग जाते थे मील वगैरह में। और 30 वर्ष पहले तो बहुत, तब जो है जब मेहमान आते थे तब इस प्रकार के भोज और व्यंजन बनते थे। समय अंतराल के साथ अपलिफ्ट हुए, ठीक है, आज एक समय कंपलसरी रोटी बनती है। लेकिन अरहर दाल, और ये कांग्रेस के समय, दर्शक चाहें तो गूगल कर ले, मेरा अपने आप में कंप्यूटर है, मैंने खरीदा है 213 रुपए केजी अरहर दाल 2013 में बेंगलुरु में। वो बेंगलुरु में बड़े बड़े उस वक्त जो मार्ट हुआ करते थे, उस वक्त बिग बाजार बेंगलुरु में होता था। हाँ, 213 रुपए अरहर दाल। आज 213 रुपए है? नहीं है। जबकि आपकी सैलरी बढ़ी? हाँ, बढ़ी। तो इस तरह के नैरेटिव में जाना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है, जैसे राहुल गांधी, वो कुछ भी इस वक्त पूछेंगे, जयपुर डायलॉग्स पे शो करना है, अच्छा अभिषेक तिवारी ब्राह्मण है, संजय दीक्षित ब्राह्मण है, इसमें कितना SC ST हो भी, तो ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, वहां नहीं जा सकते।
उसमें भी कास्ट ढूंढ लेगा। समिट में जयपुर डायलॉग्स पे जाओगे तो टिकट काट दिया जाएगा। समिट में जाएं, समिट में आइएगा सर। समिट में कितने प्रतिशत ओबीसी को वहां पे समिट में बैठने के लिए सीट पे आरक्षण है? अरे गजब बात कर रहे हो भाई साहब, इंटेलेक्चुअल की जगह पेड है, आप आओ पे करके। कौन मना कर रहा है? कोई मना नहीं कर रहा है। कोई भी प्रश्न पूछ लो, हम लोग तो हर प्रश्न का वहां पे उत्तर भी देते हैं। तो ये उसको कोई मतलब नहीं है, वो मिस यूनिवर्स में देखेगा, वो क्रिकेट में देखेगा, वो पैरा ओलंपिक्स में ढूंढ लेगा कास्ट, क्योंकि उसको किसी ने समझा दिया है कि हिंदू को जाति में तोड़ना है, ओबीसी एससी एसटी, तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा मम्मी की तबीयत खराब थी तो क्या किया? मम्मी की तबीयत को दवाई देने वाला हमने एससी समाज का रखा है, ओबीसी समाज का पानी लेकर के आता है। वो कुछ भी आप पूछेंगे इस वक्त वो उसी चीज पे अटका हुआ है, क्योंकि उसको लगा कि भाई हम कम से कम 52 से 99 पे तो आए इस मेथड से, तो ये मेथड जो है वो सक्सेस का मेथड है। उसको ये नहीं दिख रहा है कि ये पासिंग मार्क तक भी आपको लेके नहीं आया है। 2 क्वेश्चन आप गेस्ट पेपर पढ़ के किसी प्रकार से एग्जाम निकाल लोगे, आईआईटी थोड़ी ना क्रैक कर लोगे यार। अब आप कह रहे हो कि हम नहीं, हम तो सीधे यूपीएससी निकालेंगे जात वाला देख करके, तो निकालो, आपको बधाई है। लेकिन एक समय के बाद उसी सेगमेंट के लोग राहुल गांधी से, अभी देखिए मीडिया माहौल बना रहा है, 1-1.5 वर्ष बाद लोग इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे कि वो कुछ और बात ही नहीं कर रहा है, कोई विजन नहीं है। तो यही होता है सर। तो आइए अब आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। संजय दीक्षित सर के सभी जय दर्शकों श्री को राम। प्रणाम।